रिस्टोरेशन रस्टी कार रोबोट। चंदनपुर में सुधाकर अपनी बीवी सुमन के साथ रहता था। सुधाकर का एक गराज होता है जहां पर वो गाड़ियां रिपेयर करता था, पर उस गराज से सुधाकर को कुछ खास कमाई नहीं होती। तब एक दिन सुधाकर को कुछ काम से शहर जाना होता है। तब उसे सुमन कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो इतना सर धज के? अरे काम से जा रहा हूँ शहर, एक गाड़ी के पार्ट्स लाना है। अरे वाह, बस पार्ट्स लाने के लिए शहर, और वो भी इतना तैयार होके? कहीं देख तो नहीं रखे शहर में? अरे ये क्या काम के वक्त लेकर बैठी हो, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या रखा है उस गराज में? और तो और उतना पैसा भी नहीं मिलता गराज से। देखो मुझे परेशान मत करो, आने के बाद बात करते हैं। सुधाकर शहर के लिए निकलता है और पार्ट्स खरीदकर वो अपने गांव वापस आते ही रहता है कि उसकी नजर रोड के बाजू वाली एक झाड़ी पर जाती है। सुधाकर को लगता है कि उस झाड़ी के पीछे कुछ ना कुछ है, इसलिए वो झाड़ी के पास जाकर देखता है। अरे ये तो एक कार है, काफी पुराने जमाने की है। इसे ले जाकर मैंने ठीक किया तो इसका इस्तेमाल अपनी कार सेवा में कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर सुधाकर घर जाता है और सुमन को सारी बात बताता है। तब सुमन कहती है, पर क्या वो ठीक हो जाएगी? नहीं तो फिर से वही मेहनत करो और हाथ में कुछ ना आए। लेकिन सुधाकर सुमन को समझाता है और दूसरे दिन ही उस रस्टी कार को अपने गैराज में लेकर आता है। सुधाकर उस कार पर दिन रात मेहनत करके 5-6 दिनों के अंदर उस रस्टी कार का रिस्टोरेशन करता है। अरे वाह, क्या चमक रही है कार, पर ये कैसे बटन लगे हुए हैं यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतने कार्स को रिपेयर किया है, लेकिन ये कैसा सिस्टम है? आखिर किस चीज के लिए ये बटन्स है यहाँ पे? सुधाकर डरते डरते उस बटन को दबा देता है और देखते ही देखते वो कार एक रोबोट में बदल जाती है। कभी रोबोट आगे जाता तो कभी पीछे, तो कभी फाइटिंग कर रहा था। यह सब देखकर सुधाकर के मन में लालच जागता है और वो सोचता है, अरे वाह, इस कार का इस्तेमाल करके मैं चोरियां करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। ऐसा कहकर सुधाकर उस रोबोट कार के सारे फंक्शन समझ लेता है। सुमन भी उस कार को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ वो कार में घूमने जाती है। घर वापस आने के बाद वो कहती है, आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, आप ना अपनी कार सेवा चालू कर दो। हाँ सुमन, सही कह रही हो तुम, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। देखना अब इस कार से मैं क्या क्या करता हूँ। सुमन को कार रोबोट के बारे में कुछ पता नहीं रहता और सुधाकर भी उसे कुछ नहीं बताता। सुधाकर बहुत सोचकर एक सोने की दुकान में चोरी करने का प्लान बनाता है और अपनी कार से उस सोने की दुकान के पास जाता है। उस दुकान के दरवाजे बड़े ही मजबूती से लॉक किए रहते हैं। तब सुधाकर अपनी कार को रोबोट में बदल देता है। रोबोट बहुत पावरफुल होने की वजह से वो दुकान के दरवाजे को फोड़ देता है और दुकान में घुसकर सुधाकर सारे सोने के जेवर और पैसे चोरी करता है और फिर से रोबोट को कार में बदलकर वहां से चला जाता है। वो सोने से भरा हुआ बैग अपने गराज में छुपा देता है। उसमें से कुछ जेवर और पैसे लेकर वो घर आता है। पैसे और जेवर देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। इतने सुंदर जेवर और इतने सारे पैसे, पर आपने ये सब कहाँ से लेके आए जी? कहीं डाका तो नहीं डाला? अरे सुमन, अब देखो मैं तुम्हें सोने से नहला दूंगा। उस चोरी के बारे में पुलिस को भी पता नहीं चलता, जिस वजह से वो चोर को पकड़ नहीं पाते। इधर सुधाकर अपने घर में आराम कर रहा था कि तभी उसे किसी अजनबी का फोन आता है। वो आदमी उसे कहता है, मुझे सब पता है, कल रात तुमने सोने की दुकान में चोरी की है और उसका मेरे पास सबूत भी है। अगर पुलिस से बचना चाहते हो तो मुझे आधा हिस्सा चाहिए। मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाओ। लेकिन फिर भी उस अजनबी की बात वो मान लेता है और उसके कहे ठिकाने पर वो आधा हिस्सा लेकर जाता है। तब वो आदमी सुधाकर से कहता है, जब तुम चोरी कर रहे थे तब मैं वही रोड के बेंच पर सोया था और मैंने अपने फोन में सब कुछ शूट कर लिया है, कैसे तुमने तुम्हारी कार को रोबोट बनाया और चोरी की। सुधाकर ये जानकर चकित हो जाता है और बैग को उस आदमी के हवाले करता है। वो आदमी अपने फोन से उस क्लिप को डिलीट करता है। आदमी जब बैग ओपन करके देखता है तब उसमें पत्थर रहते हैं और अपने साथ धोखा हुआ ये समझकर वो आदमी सुधाकर को मारने के लिए आता है। पर तब तक सुधाकर की कार रोबोट में बदल जाती है और वो उस आदमी को मार मार कर उसे दूर फेंक देता है।
इस तरह से कार रोबोट की मदद से सुधाकर बड़ी ही चालाकी से उस आदमी से पीछा छुड़ाता है और फिर उसी कार रोबोट से चोरियां करने लगता है। पुलिस भी सुधाकर को पकड़ नहीं पाती। फ्लाइंग कार। कृष्णापुरम नाम के गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक कार थी। उसमें वो ग्राहकों को घुमाता था और उन आए हुए पैसों से अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन वो आए हुए पैसों से असंतुष्ट था। एक दिन सुरेश, आओ भाई आओ, गाड़ी शहर जा रही है, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। अरे भाई मुझे शहर जाना है, कितने पैसे लोगे? सिर्फ 100 रुपए। ठीक है। आदमी कार में बैठ जाता है। इतने में गूंगा और बहरा आदमी उधर आता है और इशारे करते हुए पूछता है, हाँ भाई कहाँ जाना है? ये कार शहर जा रही है। वो गूंगा और बहरा आदमी इशारे कर रहा था। सुरेश उन इशारों को समझ नहीं पाता। अरे इसको मुझे ही मिलना था क्या? क्या यार ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या करूं। एक काम करता हूं, इसको गाड़ी में बैठा लेता हूं और शहर जाकर छोड़ दूंगा, फिर ये जाने और इसका काम जाने। बाद में एक मोटा आदमी वहां आता है। देखो भाई, कार में एक ही आदमी की सीट है, एक आदमी को 2 सीटें नहीं दे सकता मैं। क्यों? मैं मोटा हूं तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? डिग्गी खाली है भाई साहब, डिग्गी में जाके बैठ जाओ। ठीक है, मैं डिग्गी में बैठता हूँ। वो आदमी जाकर डिग्गी में बैठ जाता है। उसके बाद बहुत सारे ग्राहक आते हैं। सुरेश को क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो पास में खड़ी हुई कूड़े की गाड़ी को खींचकर अपनी कार के पीछे बांध देता है और आए हुए ग्राहकों को उसमें चढ़ा लेता है और उन सबसे पैसे वसूल करता है। अरे भाई अब तक तो हम शहर भी नहीं पहुंचे, तुम पैसे क्यों वसूल कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो मुझे डीजल डलवाना है ना, इसलिए। ये कहकर वो सबसे पैसे ले लेता है और डीजल डलवा लेता है और शहर की ओर निकलता है। कार जैसे ही जंगल के सामने से गुजर रही थी, अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। एकदम से लोग कार से उतरकर गाड़ी के पंचर को देखते हैं। क्यों भाई, कार का तो टायर ही पंचर हो गया है, क्या तुम्हारे पास स्टेफनी है क्या? जी नहीं है सर। क्या? तो अब हम कैसे जाएंगे? एक काम करो, हमारे पैसे वापस करो, हम हमारे रास्ते हो लेंगे। भाई साहब, मेरे पास तो एक चवन्नी भी नहीं है। आपके दिए हुए पैसों से तो मैंने डीजल डलवा लिया ना। अगर आपको मेरे ही साथ जाना है तो मेरा थोड़ा इंतजार कर लो, मैं पास के ही गांव में जाता हूं और इस गाड़ी का पंचर लगवा के आता हूं। ये कहकर सुरेश टायर का पंचर लगवाने के लिए पास के गांव जाता है। बहुत देर तक सुरेश वापस नहीं आता। इतने में सारे पैसेंजर्स अलग अलग गाड़ियों से वहां से जा चुके थे। जब सुरेश वापस आता है तो वहां पे कोई नहीं था। सुरेश को क्या करूं समझ में नहीं आता। उस जंगल में उसे दूर एक मंदिर दिखाई देता है। सुरेश वहां जाता है। सुरेश को वहां एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। सुरेश उनके पास जाता है। स्वामी जी, मेरे कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं ऐसे कब तक परेशान और दुखी रहूंगा? मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई वरदान दीजिए। सुख और दुख तो हमारी सोच से होते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। स्वामी जी, मेरी कार को उड़ने वाला हवाई जहाज जैसा बना दीजिए। मैं कोई भगवान नहीं हूं। तो तुम क्यों इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी छोड़कर यहाँ बैठे हो? तुम्हें कुछ नहीं आता। जो भी पूछूं कहते हो भगवान से पूछो, भगवान से पूछो। अरे भैया, भगवान से ही पूछना है तो मैं भगवान से डायरेक्ट ही जाके मांग लूंगा ना। मुफ्त में बैठकर यहाँ नसीहत मत दिया करो, ठीक है? मैं जाकर भगवान से ही मांग लेता हूँ। हाँ। ये कहकर सुरेश मंदिर के सामने जोर जोर से, हे भगवान, मेरी कार को फ्लाइंग कार बना दो प्लीज। हे भगवान, मेरी सुनो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। भगवान कृपा करो, मेरी मदद करो। भगवान, तुम भी स्वामी जी की तरह मत कहना कुछ। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सुरेश मंदिर में ही सो गया। सुबह उठकर देखता है तो कार सच में फ्लाइंग कार में बदल चुकी थी।
उसे 2 पंख लगे हुए थे। ये देख सुरेश स्वामी जी से, स्वामी जी, मेरी कार सच में फ्लाइंग कार में बदल गई है, देखिए, आइए मैं आपको घुमा के लाता हूं। ठीक है, तुम आराम से अपनी कार में घूमना, लेकिन कभी भी लालच मत करना। तुम ऐसे ही हो स्वामी जी, मुझे देखकर जल रहे हो। ठीक है, मैं चलता हूं। सुरेश खुशी खुशी अपनी फ्लाइंग कार लेकर हवा में उड़ते हुए अपने गांव आता है और अपने गांव वालों को उसमें घुमाता है। एक दिन एक आदमी बहुत बीमार था। गांव के सभी लोग उसे कार में अस्पताल ले जाने को कहते हैं। सुरेश, ये कोई एम्बुलेंस नहीं है, अगर वो मेरी कार में मर गया तो? ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। वो हवा में उड़ ही रहा था कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सुरेश की कार सीधे नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते गिरते उसकी कार एक पेड़ में फंस जाती है और सुरेश उल्टा लटकने लगता है। तभी वहां एक बाघ पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसे देखकर सुरेश डर जाता है। अगर वो पेड़ से नीचे गिरा तो वो सीधे बाघ का भोजन बन जाएगा। ये सोचकर वो बहुत डर जाता है। इतने में बाघ वहां से चला जाता है। तभी सुरेश एक लंबी सांस लेकर पेड़ से नीचे उतरकर घर जाता है और हमेशा की तरह मेहनत से काम करके अपना जीवन गुजारता है। हमें लालच और घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब